ने अपने घर वालों को दावत पर बुलाया था। सब खाना खा रहे थे। मेरी एक गरीब बहन फटे पुराने कपड़े पहनकर आ गई। पत्नी ने आधा खाना अपने घर वालों को पैक करके दे दिया। मैं किचन में गया तो बहन अपने बच्चों के लिए बचा हुआ खाना पन्नी में डाल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। सोचा कल बहन के घर जाऊंगा, पैसे देकर आऊंगा। अगले दिन बहन के घर गया तो जान ही निकल गई बहन तो। हनी शाम के वक्त घर पहुंचा। सफर की थकन चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। दरवाजा खोला तो सामने का मंजर चौंका देने वाला था। बड़ी बहन भारती नीचे फर्श पर बैठी बिंदिया के सर में तेल लगाकर दबा रही थी। बिंदिया शर्मिंदगी की हालत में बैठी थी, आंखें बंद किए बैठी थी। हनी ने बड़ी हैरान होते हुए पूछा, दीदी आप क्यों? भारती ने हाथ नहीं रोका, बस मुस्कुराकर कहा, बिंदिया के सर में दर्द था तो सोचा थोड़ा दबा देती हूँ, कोई बात नहीं। हनी चुप हो गया। कुछ पल तक वह दोनों को देखता रहा, फिर बैग अंदर रखकर कमरे में चला गया। भारती बिंदिया के सर पर हल्का हाथ रखकर फिर धीरे से उठकर खड़ी हुई। किचन में जाकर चाय बनाने लगी। हनी चीनी में चाय कम पीता था। मेरे हिसाब से चाय बनाया। चाय बनाते हुए किचन साफ किया, प्लेट सही तरीके से रखी, फ्रिज में मौजूद सब्जी को दोबारा से गर्म करके रखा। हनी बाहर आकर बैठा ही था कि भारती चाय लेकर आई। चुपचाप सामने रखी, ये लो तुम्हारी पसंद की चाय। दूध थोड़ा हल्का रखा। हनी ने चाय उठाई। भारती ने पीछे पड़ी झाड़ू पर नजर दौड़ाई। फर्श पर एक दो जगह साफ किया। बिंदिया अभी चुपचाप बैठी थी। भारती ने कहा, बिंदिया तुम अब लेट जाओ, मैं सफाई पूरा करके निकलती हूँ। हनी ने चौंक कर कहा, दीदी आपने सफाई भी की? भारती ने हल्के से हंसी में बात को टाल दी। अरे कुछ खास नहीं। थोड़ी देर बाद उसने अपनी अलमारी से एक सूट निकाली जो जगह जगह से मुड़ी हुई थी। वह पहनकर आंगन में आई, जाते हुए कहती गई कि मैं अब चलती हूँ, अंधेरा हो रहा है। हनी कुछ कहना चाहता था मगर बिंदिया उसे चुप नजरों से देखती रही, जैसे कोई बात दिल में हो। दरवाजे से बाहर कदम रखते हुए धीरे से मुड़कर कहती, कल आऊंगी, सुबह बच्चों का नाश्ता करवा दूंगी, तुम्हें देर न हो दफ्तर के लिए। बिंदिया ने अपना सर हिला दिया। बगैर कुछ कहे हनी बस दरवाजे के पास खड़ा रह गया। रात खाने पर बिंदिया चुपचाप खाना खाती। बच्चे शोर मचाते तो डांट देती, चुप करके आराम से खाओ। हनी बच्चों की तारीफ करता, छोड़ो अभी वो लोग बच्चे हैं, खेलने दो। बिंदिया परेशान रहती, हाँ सब दीदी को अच्छा लगता है, बच्चों का शोर, बिखरे खिलौने भी। हनी ये सुनकर कुछ नहीं कहा, बस चुप से निवाला मुंह में डालता रहा। रात को जब हनी सोने लगा तो मोबाइल हाथ में लेकर बिस्तर पर आया तो बिंदिया उस वक्त कहती, आपने देखा दीदी पूरे घर को जैसे अपनी जागीर समझती है, कभी सर दबा रही थी, कभी सफाई कर रही है। हनी ने आंखों में थकन के साथ कहा, बस कर दो, सब अपने दिल से करती है, कोई नौकर थोड़ी है। बिंदिया कुछ नहीं बोली, बस करवट बदलकर सो गई। अगली सुबह भारती वक्त से पहले आ गई। हाथ में रसोई के कुछ बर्तन थे जिसमें सब्जी ले गई थी। दूध उबलने के लिए रख दिया, अंडा निकाले और बच्चों के लिए ब्रेड पर आमलेट रखकर टेबल पर सजा दिए। बच्चे खुशी खुशी उठे, बुआ नाश्ता दे रही हैं। बिंदिया ने कमरे से झांक कर देखा, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। हनी तैयार होकर निकला तो भारती ने उसके हाथ में लंच बॉक्स पकड़ा दिया। दोपहर के लिए दाल चावल बना दिए, हनी तुम्हें पसंद है ना? हनी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। भारती ने कहा, बिंदिया को मत जगाना, वह बता रही थी कि रात को देर से सोई थी, शायद थकी हुई लग रही थी। हनी ने कहा, दीदी आप भी आराम किया करो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। भारती ने कुछ नहीं कहा, बस बच्चों को प्यार दिया और बर्तन धोना शुरू कर दिए। दोपहर को भारती कुछ देर बाद चुपचाप अपने दुपट्टे को सही करके अपने घर चली गई। उसका घर बस छोटा सा था, 2 कमरे थे, किचन था। दरवाजा खटखटाया तो छोटा बेटा आकर बोला, मम्मी भूख लग रही है। भारती ने मुस्कुराकर कहा, चलो अभी कुछ बनाती हूँ अपने बेटे के लिए। भारती किचन में दाखिल होकर अपने बेटे के लिए खाना बनाया और खुद खाया। भारती का पति विदेश में रहता था। भारती अपने घर में कम और भाई के घर में ज्यादा रहती थी। भारती सुबह उठती, अपने बच्चों को लेती और भाई के घर पहुंच जाती। बिंदिया खुश होकर हनी को बताती, आपकी दीदी दोपहर में सब कुछ करके गई, मैंने सिर्फ बच्चों को सुलाया। हनी कुछ नहीं कहता, सिर्फ सर हिलाकर अंदर चला जाता। कमरे में बैठकर वह बिल्कुल गुमसुम सा हो जाता, बीते हुए कल में झांकता जब भारती ने अपने ससुराल वालों को छोड़ा और माँ के यहाँ आकर बस गई। और माँ पापा ने ही वह घर उसको दिया था। उसने माँ बाप की बहुत सेवा की थी। उसने भाई के एडमिशन के लिए अपने जेवर तक को बेच दिया था। बिंदिया बाहर से आवाज देती, खाना लगा दूं हनी? आंखें बंद करके कहता, हाँ ले आओ। फिर दरवाजा बंद हो जाता। पहला दिन चुप्पी में डूब जाता। अगली सुबह हनी दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। बाहर निकला तो भारती दूध का पतीला हाथ में लिए खड़ी थी। तुम्हारा दूध वाला मेरे घर दूध दे गया था तो मैं उसे उबाल कर लाई हूँ। हनी ने वो पतीला पकड़ लिया। भारती सीधा किचन में चली गई।
चाय चढ़ाया, बर्तन संभालने लगी। बिंदिया अब तक कमरे से निकली नहीं थी। हनी नाश्ता किए बगैर निकल गया। रास्ते में वो बराबर भारती के चेहरे, उसके फटे हुए कपड़ों का ध्यान करता रहा, उसके घिसे हुए चप्पलों के बारे में सोचता रहा। दोपहर को दफ्तर से वापसी पर उसने रास्ते में एक फल फ्रूट वाले से कुछ फल लिए और सीधा भारती के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर दाखिल हुआ तो देखा भारती कपड़े धो रही थी। छोटा बेटा सामने बैठा था। पुराने कपड़ों में घर की हालत बुरी थी। दीवारों से पलस्तर झड़ रहा था। उसके घर की चारपाई की डोरियां भी टूट रही थी। कुर्सियों की हालत भी खराब थी। उसके घर की मरम्मत की जरूरत थी। छत से टपकने वाले पानी के निशान जगह जगह दिखाई दे रहे थे। भारती ने हनी को देखा तो जल्दी हाथ धोकर बाहर निकली। अरे भाई, तू कब आया? सब ठीक है ना? हनी ने फलों का थैला आगे बढ़ाया। दीदी, मैंने रास्ते से लिया है, आपके लिए भी और अपने लिए भी। भारती ने भाई का धन्यवाद करते हुए थैला उसके हाथ से ले लिया। भाई, तुझे इतनी गर्मी में परेशान होने की क्या जरूरत थी? कुछ ठंडा बना दूं? हनी ने कहा, बना दो। फिर भारती किचन में चली गई। हनी बैठा रहा, आसपास नजर दौड़ाता रहा। इतने में भारती उसके लिए चाय बिस्कुट ले आई। हनी तभी फोन पर बात कर रहा था। उसने किसी बिल्डर से बात की थी और कहा था दीदी के घर की मरम्मत कर दो। बिल्डर ने पूरे 2 लाख रुपए बताए थे, प्लास्टर और रंग पेंट के। भारती पीछे से सुनती आ रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान ने छुआ था, लेकिन वो चुप रही। हनी ने अपनी बहन को बताया कि 2 दिन के बाद तुम्हारे घर की मरम्मत हो जाएगी। भारती को और क्या चाहिए था? बैठे बिठाए उसके घर की मरम्मत हो रही थी। पति के भेजे गए पूरे पैसे वह बैंक में जमा कर रही थी। वह अपने 1 रुपए भी खर्च नहीं करती थी। हनी ने मुश्किल से 1-2 घूंट पिया। भारती ने पूछा, बिंदिया की तबीयत कैसी है? कल तो कुछ चुप चुप लग रही थी। हनी ने कहा, ठीक है, बस थोड़ी थकन थी। भारती ने, आ भरी औरत को घर भी थका देती है और रिश्ते भी। वापसी पर हनी सीधा मार्केट गया। एक दुकान से अपनी बहन के लिए कपड़े खरीदे जो कि महंगी थी। शाम को भारती के घर भिजवा दी। भारती ने वह कपड़े हाथ में लिए और आंखों में चमक ले आई। इतना सब कुछ क्यों करता है भाई मेरे लिए? तुम लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा, मुझे जरूरत नहीं। हनी ने बात बदल दी, बस ऐसे ही गिफ्ट है तुम्हारा। एनिवर्सरी थी ना, मैं भूल गया था, इसलिए आज लेकर आया हूँ। ये तो मेरा फर्ज है बहन। अगले दिन जब हनी घर पहुंचा तो देखा भारती फिर से किचन में बिजी थी। बिंदिया कमरे में बैठी मोबाइल देख रही थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। हनी सोफे पर बैठ गया। भारती ने चाय लाकर दी। बिंदिया ने कहा, दीदी के हाथ की चाय की बात ही अलग है, शायद उनके हाथ में जादू है। हनी ने जवाब नहीं दिया, मगर भारती की आंखें कुछ पल के लिए भीग गई। वो पीछे मुड़ी, बर्तन धोना शुरू कर दिए। उस रात हनी देर से कमरे में गया। बिंदिया शायद नींद में थी। हनी ने धीरे से कहा, दीदी की जिंदगी तुमसे ज्यादा मुश्किल है। वह पति के बिना अकेले सब कुछ कर रही है। हनी के बात पर बिंदिया को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम अपनी बहन की सारी अच्छी चीजें गिनते हो, क्या तुम्हारी बहन ने कभी अपने ससुराल वालों की सेवा की? मैंने रिश्तेदारों से सुना है शादी के 1 महीने बाद ही वो यहाँ आ गई थी। तुम्हारे माँ बाप ने उसे वो घर दिया और यहीं का बना लिया। उसका फर्ज नहीं था वो अपने ससुराल में सबकी सेवा करती? अगर मैं भी भारती की तरह बन जाऊं, मैं भी अपना घर छोड़कर अपने मायके में बैठ जाऊं, अपने माँ बाप की सेवा करूं, क्या तब भी तुम मुझे अच्छा कहोगे? नहीं ना। रात दिन तुम अपनी बहन के गुण गाते रहते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पिछले ही दिन मैंने दीदी को फोन पर बातें करते सुना था। वह झगड़ा कर रही थी अपने ससुराल वाले से, अपने जेठ से। वह कह रही थी, इस बार खेत में से तुमने अनाज का एक टुकड़ा भी नहीं दिया। इस बार मैं खेत आपसे वापस ले लूंगी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और फीस बहुत ज्यादा होती है। मैं यहाँ किराए के मकान में रहती हूँ, किराया का भाड़ा भी देना होता है। बोलो, क्या मैं भी इतनी चालाक बन जाऊँ, इतनी झूठ बोलूं जितनी तुम्हारी बहन बोलती है? हनी चुप से बिंदिया की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी बातें उसके दिल पर नहीं लग रही थी। वह तो सिर्फ भारती के बारे में सोच रहा था। वह अकेले रहकर अपने घर का भी काम करती है और तुम्हारी हेल्प कितनी करती है और कभी कोई शिकायत नहीं करती। बिंदिया के इतना सब कुछ कहने का हनी पर कोई असर नहीं हुआ। करवट बदलती सो गई। हनी चुप हो गया। अगली सुबह भारती ने आकर दरवाजा खटखटाया। बिंदिया ने दरवाजा नहीं खोला। बच्चे अंदर शोर मचा रहे थे। भारती थोड़ी देर खड़ी रही, फिर वापस चली गई। दोपहर में हनी ने भारती को फोन किया। सुबह आई थी? भारती ने कहा, हाँ, मगर शायद बिंदिया सो रही थी, कल दोबारा आ जाऊंगी। उस रात हनी ने पत्नी से साफ कहा, दीदी रोज आती है, तुम्हारा काम करने नहीं आती, बस भाई के लिए आती है। बिंदिया ने चुप रहने में भलाई समझी। अगले दिन भारती ने घर के अंदर कदम रखा। बिंदिया के पास जाकर कहा, बिंदिया कल छुट्टी का दिन है, बच्चों को नाश्ता में कुछ खास बना दो। बिंदिया ने मुंह बना लिया, जैसे आपको अच्छा लगे। शाम का वक्त था। हनी रोज की तरह दफ्तर से वापस आया था। बिंदिया की आवाज कानों में गूंजी,
आपके बेटे को किसी ने तमीज नहीं सिखाई? मेरे दहेज का पूरा डिनर सेट तोड़ दिया, 12 प्लेटों में से 6 चकनाचूर कर दिए हैं। क्या आप जानती हैं उनकी कीमत? भारती ने हल्की आवाज में कहा, बच्चों से गलती हो जाती है, मैं पैसे दे दूंगी। बिंदिया उस वक्त बहुत गुस्से में थी। बिंदिया ने कहा, आप तो खुद यहाँ बैठकर तीनों टाइम का रोटियां तोड़ती हो, पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? कृपा होगी कि अपने बच्चों को रोको, ये घर कोई कबाड़ खाना नहीं है। हनी ये सब सुनकर अंदर दाखिल हुआ था। बिंदिया, ये क्या बदतमीजी है, बड़ों से बोलने की तमीज नहीं तुम्हें? बिंदिया ने पलटकर कहा, और क्या कहूँ, दीदी रोज मुंह उठाकर सुबह ही आ जाती हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, सब यही तो होता रहता है, और उनके बच्चों का नुकसान अलग से सहना पड़ता है। मैं कुछ कहूँ तो बदतमीज हो जाती हूँ। हनी का सब थोड़े गुस्से में निकला था। कोई भी बात करने का तरीका होना चाहिए। वे हमारी दीदी है, मेहमान है इस घर में। बिंदिया ने जलकर कहा, मेहमान? मेहमान तो कुछ दिनों के लिए आते हैं, ये तो यहाँ बराबर महारानी बन चुकी है, हर चीज में टांग अड़ाती है। घर के पैसों के हर चीज में तुम इन्हें जरूर पूछते हो। दीदी को हमारे पैसे, हमारे जमीन, हमारे सब चीज के बारे में पता है। क्या दीदी के बारे में तुमने कभी जानने की कोशिश की? भारती ने जल्दी बीच में आकर कहा, बस करो, मैं चली जाती हूँ। बिंदिया हंसी, जी जरूर, आपका एहसान होगा। हनी का पारा हाई हो गया था। बिंदिया, आज तुमने हद कर दी, तुम हर वक्त इस तरह की बातें करती हो। अगर मेरे घर में मेरी बहन सुकून से नहीं रह सकती तो फिर समस्या तो तुम में है ना। बिंदिया ने जोर से दरवाजा बंद किया, कमरे में चली गई। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। हनी ने उनको चुप करवाया। भारती ने आंखों से आंसू पोंछे, अपना दुपट्टा ठीक किया और चुप से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हनी ने रोकना चाहा, मगर वो बोली, मुझे जाने दो भाई, तुम्हारे घर में मेरा रहना बिंदिया को अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच मेरी वजह से झगड़ा हो। हनी ने पीछे से कहा, दीदी ऐसा मत करो। भारती ने अपना मुंह मोड़े बगैर कहा, कल नहीं आऊंगी, बच्चों का ख्याल रखना, बस यही कहने आई थी। रात का खाना बड़ी चुप्पी के साथ खाई गई थी, कोई बात न की। खाना खाया, बल्कि बच्चों को खाना देकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन भारती सच में नहीं आई। सुबह हनी जल्दी जागा, बच्चों को नाश्ता करवाया, खुद चाय बनाई। बिंदिया ने एक नजर उस पर डाली, मगर कुछ न कहा। बच्चे हैरानी में थे, आज बुआ नहीं आई। हनी ने बच्चों से कहा, दीदी को आराम करना है, इसलिए नहीं आई। दफ्तर जाने से पहले हनी भारती के घर गया। दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज लगाई तो भारती का बड़ा बेटा बाहर आया। मम्मी सो रही हैं। हनी ने कहा, उन्हें कहना कि भाई आया था दोपहर में, और ये लो पैसे, जो मन करे मम्मी से बनवा कर खा लेना, और मैं शाम को आऊंगा, कुछ बात करनी है। शाम को हनी दफ्तर से घर आया तो फिर से वह ढेर सारा सामान लेकर आया था, जो कि आधा सामान भारती के घर में दे दिया। और हनी ने कहा, कल से तुम्हारे घर में काम शुरू हो जाएगा, तो तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं, बच्चों को लेकर घर पर ही आ जाओ। भारती ने कहा, अगर मिस्त्री काम करेंगे तो मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा, मैं अपने बच्चों को भेज दूंगी, बिंदिया देख लेगी। हनी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही कर लेना। और दीदी एक बात और है, मुझे माफ कर देना बिंदिया की तरफ से, वह नादान है, कुछ भी बोलती है। भारती ने कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहती। हनी ने जिद की, तुम्हारा आना जरूरी है, मेरे बच्चे तुम्हें चाहते हैं। भारती ने धीरे से कहा, मोहब्बत की कीमत इतनी नहीं कि रोज अपनी बेइज्जती करवानी पड़े। मेरे घर का काम खत्म हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगी, और शायद जब तक मैं बिंदिया की बातें भूल भी जाऊंगी। हनी चुप हो गया। वह जानता था भारती के दिल में ठेस पहुंची है। हनी ने फिर से शाम को बिंदिया से बात की, दीदी दिन में नहीं आ सकी हो तो रात में बच्चों को लेकर आ जाना। बिंदिया से कहने लगा, दीदी घर आएंगी तो उनसे तमीज से बात करना। बिंदिया ने कहा, आप उन्हें समझाओ कि वे अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे, ये घर है, खेल का मैदान नहीं। हनी ने थका हुआ शब्द अपनाया था, वह सब कुछ तुम्हारे लिए तो करती हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए अगर गलती भी हो जाए तो माफ करना सीखो। बिंदिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ये कहा, हनी जब कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान होगा तभी तुम्हें समझ में आएगा। अभी तो तुम्हारी दीदी तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो। पर ये मत भूलना, हर अच्छे इंसान के अंदर एक नेगेटिव पहलू भी होता है। तुम्हारी दीदी ने सिर्फ अपने मायके के तरफ का कर्तव्य निभाया है, और अपने ससुराल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तारीफ की जाए। तो सोच समझकर अपने कर्तव्य को निभाओ। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हनी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ। मेरे अपने माता पिता भी जिंदा है, मेरे भाई भी है, लेकिन मुझे अपना घर ज्यादा प्यारा लगता है। तुम मुझे हर बात में गलत साबित करने पर तुले रहते हो। घर में कोई भी काम हो तो तुम अपनी दीदी से जाकर राय लेते हो। कभी तुमने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मुझे इस बात का मलाल नहीं, लेकिन किसी भी चीज की हद होती है। दीदी के पास पैसों की कोई कमी नहीं, और भगवान ने तुम्हें भी बहुत ज्यादा दिया है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी दीदी हमेशा ही बहुत मजबूर लगती है।
कल ही मैं सुनार के पास गई थी, मेरा मंगलसूत्र टूट गया था। दीदी ने सुनार पर अपना पूरा जेवर बनवाया है, उनके पास पैसे कहाँ से आए? और तुम हो कि हर समय अपनी दीदी की मदद करते रहते हो। और मैंने सुना कल तुमने दीदी के घर के रिपेयरिंग के लिए भी पैसे दिए हैं, और 1 महीने से आपके घर की फर्नीचर खराब है, उस पर आपकी नजर नहीं गई। बताओ हमें कब तक अपनी दीदी की मदद करोगे? दीदी के पास तो 2 बेटे हैं, तुम्हारे पास तो एक लक्ष्मी भी है। तुमने कभी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ तुम्हें दीदी की पड़ी रहती है। विंध्या ने इतना सब कुछ कहा, लेकिन हनी को विंध्या की बातों का कोई असर नहीं हुआ। भारती दोबारा आ गई। आते ही बच्चों ने शोर मचाया, बुआ आ गई। आंखें छलकने लगी। विंध्या किचन में थी। भारती ने धीरे से कहा, तुम्हारी प्लेटर लेकर आ गई हूँ। विंध्या ने ठंडे शब्दों में कहा, रहने दो, अब क्या फर्क पड़ता है। भारती ने कुछ न कहा, चुपचाप किचन का फर्श साफ करना शुरू कर दिया। हनी घर आकर ये सब मंजर देख रहा था। बहन ने खुद को झुका दिया, सिर्फ इसलिए कि भाई के घर का माहौल खराब न हो। लेकिन विंध्या की चुप्पी में वह जहर था जो धीरे धीरे अब फैल रहा था। हनी सुबह दफ्तर जाने से पहले बच्चों का नाश्ता तैयार कर रहा था। भारती हनी के घर अब कम आने लगी थी। विंध्या अब चुप रहने लगी थी, लेकिन चेहरे पर एक नाराजगी जरूर दिखाई दे रही थी। बच्चे बार बार पूछते, बुआ कब आएगी? हनी के पास जवाब नहीं होता। उस दिन दफ्तर से वापसी पर हनी सीधा भारती के घर गया। दरवाजा खटखटाया तो भारती का छोटा बेटा दरवाजे पर आया। हनी अंदर दाखिल हुआ तो भारती ने नरमी से कहा, बैठो हनी, चाय लेकर आती हूँ। हनी ने कहा, दीदी आज चाय नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे? क्या विंध्या तुमसे पूछेगी? दीदी, विंध्या की बातों ने तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा आओ, वह घर तुम्हारा भी है। भारती ने नजरें झुका ली। विंध्या को मेरा तुम्हारे घर में आना पसंद नहीं। हर रोज तुम्हारे बच्चों को दूर से देखती हूँ। एक बार इंसान का दिल दुख जाए तो दोबारा से पहले जैसा नहीं रहता। हनी ने अपने हाथ में लिया हुआ थैला भारती के तरफ बढ़ाया, जिसमें बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े, भारती के लिए एक सूट था और घर के जरूरत के लिए कुछ चीजें थी। भारती ने तुरंत वह पन्नी हाथ में पकड़ लिया, मगर कुछ कहे बगैर सिर्फ सर हिलाया। कहा, मैं अभी नहीं आ सकती, थोड़ा वक्त दो। इस तरह हनी अपनी बहन को खुश करने के लिए जो चीजें अपने घर के लिए लाता, वही चीजें अपनी बहन के लिए भी लाता, और विंध्या को इस बारे में कानों कान खबर ना होती। लेकिन बच्चों को कौन रोक सकता था? बच्चे तो आपस में बता ही देते हैं ये मामा लाए हैं। और भारती भी पड़ोस में अपने भाई की तारीफें करती रहती थी। पड़ोसी भी ये बात विंध्या तक पहुंचाने में पीछे न रहते। विंध्या को सब कुछ सहन हो रहा था। विंध्या ने भी ये बात हनी के कान में डाली कि वह अपने घर का मरम्मत करवा ले, लेकिन हनी ने विंध्या को ये कहकर चुप करवा दिया कि अभी पैसे नहीं। विंध्या को हनी के इस बात पर बहुत मलाल हुआ था। उसने हनी से झगड़ा किया, तुम्हारी बहन ने घर की मरम्मत करने को भी नहीं कहा था, फिर भी तुमने उसके घर की मरम्मत करवा दी, और जब अपने घर की बारी आई तो तुम्हारे पास पैसे नहीं। हनी और विंध्या के बीच में इसी तरह के लड़ाई झगड़े होते रहते थे। हनी को सिर्फ अपनी बड़ी बहन के कर्तव्य निभाने में ही अपना सुकून ढूंढता था। बीवी से उसे कोई मतलब नहीं था, वह खुश रहे या रोए। कभी कभी विंध्या बहुत झुंझला जाती थी। इसी तरह एक दिन विंध्या के भाई का एक्सीडेंट हो गया। जब विंध्या को पता चली तो वह तुरंत अस्पताल चली गई। विंध्या को कुछ पैसे की जरूरत थी, लेकिन हनी ने उसे मना कर दिया, कहा कि अभी उसके पास पैसे नहीं है। इस बात पर विंध्या को बहुत गुस्सा आया था। आखिर विंध्या भी तो किसी की बहन थी। उसे लग रहा था कि मैं अपने भाई की मदद करूं, तो इसमें क्या बुराई थी। विंध्या ने अपने सोने का कंगन बेचकर अपने भाई की मदद की। उसके भाई का उस एक्सीडेंट में कई ऑपरेशन हुआ था, उसमें पैसों की काफी जरूरत थी। विंध्या ने भी तो अपना कर्तव्य निभाया था, तो फिर विंध्या बुरी क्यों बन गई थी? ये बात हनी को पता चली तो हनी विंध्या से बहुत नाराज हो गया था कि उसने क्यों अपने सोने के कंगन को अपने भाई के लिए बेच दिया। वह विंध्या को लेने उसके घर नहीं गया। 1 महीने के बाद विंध्या खुद वापस आ गई। वापस आई तो भारती वहीं पर थी। वह सारा काम कर देती थी, बच्चों को भी देख रही थी, उसे कोई तकलीफ नहीं थी। जब विंध्या घर आई तो हनी ने बताया कि उसका सैलरी बढ़ा है और इसी खुशी में वह घर में कीर्तन करवाना चाहता है। विंध्या भी खुश हो गई थी। हनी दफ्तर से आया तो बहुत सारा शॉपिंग करके आया था। उसमें पूजा की सामग्री भी थी और विंध्या और भारती के लिए कपड़े, अपने बच्चों के लिए कपड़े, जिनमें हनी ने विंध्या के पसंद के कपड़े लिए थे। और भारती का सूट जो था बहुत महंगा था और उसका कलर भी बहुत खूबसूरत था, जो कि विंध्या को बहुत पसंद आ रही थी। विंध्या ने तुरंत वो वाला सूट अपने हाथ में ले लिया और कहा कि इसे मैं लूंगी, पर हनी ने ये कहकर उसके हाथ से छीन लिया, ये दीदी का है। तब उसे बहुत गुस्सा आया था। उसने फिर से अपने पति को बहुत सी बातें सुनाई। उसने कहा, तुम्हारी दीदी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपने जेवर बेच दिए, तो आज तक उस एहसान को अपना कर्तव्य समझकर निभा रहे हो। मैंने अपने भाई के एक्सीडेंट पर उसकी मदद करने के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए अपने कंगन बेचे,
तुमने मुझे इतनी बातें सुनाई, क्या मेरा कर्तव्य नहीं था अपने भाई की मदद करना? जब तुम्हारी दीदी बुरी नहीं है तो मैं भी किसी भी तरह से बुरी नहीं हूँ। बिंदिया ने मुंह मोड़ लिया। अब मेरे कपड़ों का भी मजाक बनेगा? आपको हर चीज में अपनी बहन ज्यादा अच्छी लगती है। हनी चुप हो गया। बिंदिया ने बात बढ़ाया, कहा जो कुछ अच्छा होता है आप दीदी को दे देते हो, जैसे मैं किसी दूसरे जगह से आई हूँ। भारती ये सब सुन रही थी। आंगन में बैठे उसके कान खड़े हो गए। उसने वहाँ पड़ा कपड़ा उठाया और धीरे से दरवाजा खटखटाया। कमरे का दरवाजा खोला तो भारती ने वह सूट बिंदिया की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम रख लो, तुम्हें पसंद है और तुम्हारा हक है। बिंदिया ने नरमी से कहा, नहीं अब आप ही रख लो। भारती ने जवाब दिया, मैं कभी किसी चीज की जिद नहीं की। ये कपड़ा तुम्हारे पसंद का है, तुम पहनोगे तो मुझे भी खुशी होगी। बिंदिया ने कपड़े पकड़ लिए मगर चुप रही। भारती ने पलटकर हनी को देखा। भाई मेरे पास जो है वह काफी है, तुम्हारे दिल का अंदाजा हो गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वापस चली गई। हनी ने बिंदिया से कहा, तुमने उसकी खुशी छीन ली। बिंदिया ने कहा, मेरे पति से कपड़ा लेना उसकी खुशी थी। हनी ने कुछ न कहा, बस चुप से बिस्तर पर लेट गया। दिन यूं ही बीतने लगे। भारती ने कोई और बात ना की मगर आना जाना कम कर दिया। सिर्फ बच्चों के लिए कभी कभार आ जाती थी और घर का काफी काम निपटा जाती थी और अपने घर जल्दी चली जाती। एक दिन हनी ने उसे रोका और कहा, दीदी तुम पहले जैसी बातें नहीं करती। वह चुप हो गई। भारती ने नजरें चुराते हुए कहा, बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, रिश्ते अफसोस समझकर चलाने पड़ते हैं। हनी बहन की बात पर चुप हो गया। अगले दिन हनी दफ्तर से आया तो आंगन में बिल्कुल चुप्पी थी। भारती आकर बच्चों के बैग चेक कर रही थी मगर आज बस 5 मिनट ही रुकी। बच्चों ने कहा, बुआ कहानी सुनाओ। भारती ने कहा, कल आऊंगी, आज काम है। बाहर निकलते हुए उसने वही पुराने कपड़े पहन रखे थे। जल्दी से गली पार कर गई। हनी ने बिंदिया से कहा, दीदी बदल गई है, तुम्हें महसूस नहीं हुआ? बिंदिया ने कहा, यही ठीक है, हर वक्त आना जाना अब खत्म हो गया, अब घर में सुकून है। हनी ने कहा, सुकून या तुम्हारी जिद पूरी हुई? बिंदिया चुप रही। कमरे से निकल गया। भारती अब सिर्फ सुबह के वक्त आती, बच्चों को नाश्ता करवाती, स्कूल बैग तैयार करके किचन का काम निपटाकर चुपचाप निकल जाती। एक दिन स्कूल से वापसी पर छोटा बेटा बोल पड़ा, मम्मी बुआ कह रही थी हमें डांटती बहुत हो, कल से हम बुआ के घर पर चले जाया करें। बिंदिया चौंकी, ये बात तुम्हारी बुआ ने कहा? हाँ माँ, बच्चे फिर से वही बात दोहरा रहे थे। बिंदिया ने कुछ नहीं कहा मगर उसका चेहरा गुस्से में हो गया। शाम को जब हनी घर आया तो बिंदिया ने सारा किस्सा सुनाया। आपकी बहन बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही है, आपके सामने कुछ और बनती है, पीठ पीछे कुछ और। हनी ने कहा, बच्चे छोटे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तुम्हें हर बात दिल पर नहीं लेनी चाहिए। बिंदिया ने कहा, आपको फर्क नहीं पड़ता, न मेरे एहसास की कदर है न मेरी इज्जत है, आपको तो बस अपनी बहन अच्छी लगती है। हनी ने गुस्से से कहा, दीदी तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है, कभी जुबान से कुछ नहीं कहती। बिंदिया से चुप न रहा गया। उसने कहा, उस थोड़े से काम करके दिखाने के चक्कर में वह सारे पैसे तुमसे ऐंठती है और मासूम बनने का नाटक करती है। मैंने कल ही पड़ोस में सुना है कि उन्होंने रोड के पास जमीन ली है और उस जमीन का कागज तुम खुद करवाने गए थे। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए? हर वक्त दीदी दीदी करते रहते हो। मैं अब तंग आ चुकी हूँ, मुझसे अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। मैं आज अपने सामान में ढूंढ रही थी, मेरे सोने का चैन नहीं मिल रहा। आज दीदी आएंगी तो मैं उनसे बिन पूछे दम नहीं लूंगी। अपना तो सब कुछ बना रही है, उनकी अलमारी को भी चेक करना है, कहीं उन्होंने अपनी अलमारी में चैन तो नहीं छुपा दी। जब भारती घर आई तो उसने अलमारी की चाबी मांगकर अपना सोने का चैन ढूंढने लगी। भारती ने कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, शायद तुम अपने मायके भूल आई हो। बिंदिया ने गुस्से से कहा, नहीं, मैं सबकी तलाशी लूंगी, पहले कमरे की, फिर बच्चों की, फिर तुम्हारी अलमारी की। भारती कुछ पल चुप रही, फिर कहा, मेरी तलाशी? बिंदिया ने कहा, अगर कुछ गलत नहीं किया तो समस्या क्या है? बिंदिया ने पूरी अलमारी उधेड़ डाली। उसी वक्त हनी पहुंच गया। आंगन में दाखिल होते उसने पूछा, क्या हुआ? बिंदिया बोली, मेरी चैन गुम हो गई थी, तुम्हारी बहन भारती की अलमारी में मिली है, आप खुद देख लो। हनी ने हैरानी से भारती की तरफ देखा जो अलमारी के पास खड़ी थी। उसमें से सच में वही चैन निकली थी। भारती के हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में पानी था। भाई मैंने नहीं चुराई, मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं मालूम ये चैन कैसे यहाँ आई, शायद किसी ने रख दी होगी। बिंदिया गुस्से में हंसी, जी हाँ, किसी ने गलती से रख दी होगी, वह भी तुम्हारे अलमारी में। हनी ने भारती के चेहरे पर नजर गाड़कर कहा, दीदी आप बताओ क्या सच है? भारती ने रोते हुए कहा, भाई मैंने तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह चाहा, तुम्हें अपने बाप की तरह माना, तुम्हारे घर की एक एक चीज संभाली, क्या मैं चोर हो सकती हूँ? हनी ने बच्चों को बुलाया और कहा, क्या तुम लोगों ने ये चैन अलमारी में रखी है? चारों बच्चों ने मना किया, नहीं, हमने तो कोई चैन नहीं देखी। हमने बिंदिया की तरफ देखा जो बड़ी तसल्ली में खड़ी थी, फिर उसने भारती की तरफ देखा जिसके चेहरे पर दुख था मगर आंखों में अब भी सच्चाई बाकी थी। भारती ने धीरे आवाज में कहा, अगर तुम्हें लगता है मैंने चोरी की है तो मैं वादा करती हूँ अब कभी इस घर के चौखट पर नहीं आऊंगी।
हनी ने कहा, नहीं दीदी, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। विद्या ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सच यही है कि ये चीज दीदी के पास से निकली है, उससे बड़ी हकीकत और क्या हो सकती है। भारती ने अपना सर झुका लिया, अपना दुपट्टा लिया, दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाते जाते सिर्फ एक शब्द कहा, झूठ का पर्दा ज्यादा देर तक नहीं छुपता। विद्या ने कहा, ये बात सच है, इससे जल्दी स्वीकार कर लो तो हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हनी ने विंध्या को चुप करवाया, ये सब अचानक कैसे हुआ, तुमने कहाँ रखी थी चैन? विंध्या ने जवाब दिया, दुपट्टे में, बेड पर। फिर कमरे से बाहर गई, जब आई तो गायब थी। विंध्या पास आई, कहा, अब तो आपको समझ आ गया होगा ना कि मैं गलत नहीं थी। हनी ने कहा, तुम्हें मौका मिल गया अपने शक को हकीकत में बदलने का। विंध्या ने कहा, आप अपनी बहन की चोरी पर भी मुझे इल्जाम दे रहे हैं। हनी ने जवाब नहीं दिया, चुप से सो गया। 1 महीने के बाद घर में हनी के प्रमोशन की पार्टी थी। हनी ने अपनी बहनोई को भी बुलाया था। हनी का बहनोई 5 साल के बाद जर्मनी से कमा कर आया था। इस बार प्रमोशन की खुशी में हनी ने अपनी बहनोई के लिए सोने का चैन बनवाया था। इस बात पर विंध्या और हनी में बहुत झगड़ा हुआ था और इसी गुस्से में आकर हनी ने भारती को उसके मायके भेज दिया था और कहा कि जब तक तुम भारती से माफी नहीं मांगती, मैं तुम्हें घर वापस नहीं बुलाऊंगा। विंध्या भी गुस्से में थी, घर छोड़कर चली गई और सच में हनी उसे लेने नहीं गया। 15 दिन के बाद विंध्या को खुद ही आना पड़ा था। वह अपना घर बर्बाद होता नहीं देख सकती थी। उसने सब्र का दामन थाम लिया था। 1 महीने के बाद हनी के प्रमोशन की पार्टी थी। विंध्या को फोन पर भारती से माफी मांगनी पड़ी। जाकर वो अपने पति और बच्चों को पार्टी से 2 दिन पहले घर पर लेकर आ गई। पार्टी की तैयारी बड़ी जोरों शोरों पर थी। विंध्या के मायके से भी सारे परिवार आए थे। उसके बहन बहनोई, भाई भाभी सभी लोग आए थे। जब शाम को पार्टी खत्म हुई, विंध्या ने सोचा कि मैं सबको मिठाई बांध देती हूँ और खाना बचा था तो विंध्या ने खाना और मिठाई अपनी बहन और भाभी को दे दिया। जबकि उस पार्टी में हनी ने अपने बहनोई को सोने का चैन पहनाया था। भारती ने और उसके पति ने हनी को सिर्फ फूलों का हार पहनाया था और विंध्या के घर वालों ने हनी को कई गिफ्ट दिए थे। उसके बदले में थोड़ा सा खाना ही तो बांधा था। भारती जुबान से तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसको ये बात बहुत बुरी लगी थी और भारती भी शाम को ही अपने पति के साथ अपने घर चली गई थी। उसके दिल में बहुत मलाल था। हनी सुबह ही अपनी बहन के घर नाश्ता लेकर पहुंच गया। बच्चों ने फोन किया, मम्मी जल गई है। वह चीखा, पापा मम्मी जल गई है, उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। हनी के हाथ से मोबाइल गिर गया। वह बगैर कुछ कहे बाहर भागा। इमरजेंसी वार्ड के बाहर बच्चे बैठे रो रहे थे। पड़ोसी औरत ने बताया, दीदी किचन में गई, चूल्हा जलाया और अचानक धमाका हुआ, कपड़ों में आग लग गई थी। हमने पानी से बुझाया और एम्बुलेंस को बुलाया। विंध्या के कमर का हिस्सा जल चुका था। डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सर्जरी से ठीक हो जाएगी। हनी कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर बाहर आकर बैठ गया। भारती भी थोड़ी देर बाद पहुंची। बच्चों को गले से लगाया, उनके सर को सहलाया और हनी के पास आकर खड़ी हो गई। ढीले शब्दों में सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है यह हादसा है? भारती ने धीरे से कहा, घर में गैस लीक की शिकायत पहले भी हुई थी, हमने ध्यान नहीं दिया। उस दिन सुबह भारती घर नहीं आई थी। वह खुद भी नहीं था और सिर्फ विंध्या किचन में गई थी। लेकिन गैस कब खुली और किसने खोली ये मालूम नहीं हो सका था। रात को पार्टी थी, गैस चलाने का सवाल भी पैदा नहीं होता। फिर किसने वह खोला था? रात तक विंध्या का इलाज चलता रहा। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन के निशान रहेंगे क्योंकि जख्म बहुत गहरा हो गया है। हनी बच्चों को घर लाया, खाना बाहर से मंगाकर खिला दिया और सुला दिया। रात भर अस्पताल में रहा। सुबह जब वापस घर आया तो आंगन में चाय की खुशबू आई और वह हैरान हुआ। किचन में गया तो देखा चाय का बर्तन जल चुका था। उसी पल उसके दिमाग में आया, चूल्हा बंद नहीं था। उसने नल के पास जाकर देखा, उसका हैंडल आधा खुला हुआ था। हनी जल्दी समझ गया कुछ तो गलत हुआ है। उसने भारती को बुलाया और बताया गैस खुली हुई मिली। भारती चुप हो गई। कुछ देर के बाद बोली, मुझे लगता है किसी ने आकर ये खोला है। हनी ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ सच क्या है। भारती ने धीरे से कहा, कुछ कहने नहीं आई, सिर्फ बच्चों के लिए आई हूँ, लेकिन तुम्हें अपने घर की हकीकत खुद समझनी पड़ेगी। वह कुछ देर किचन में गई और फिर निकल गई। उस दिन हनी घर पर नहीं था। बच्चे सो रहे थे, विंध्या अभी कमरे में ही थी। हनी ने उसी दिन भारती को बुलाया, किचन में बैठकर कहा, दीदी तुमसे सच जानना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार मेरे लिए। भारती नजरें चुरा गई, क्या मतलब? हनी ने धीरे से कहा, सीसीटीवी फुटेज में गैस के हैंडल पर तुम्हारे हाथ के निशान मिले हैं और जो चैन तुम्हारे पास से निकली उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे। भारती ने कुछ पल चुप्पी से बिताए, फिर कहा, विंध्या ने मेरे बच्चों को गालियां दी थी, मेरे अकेलेपन का मजाक उड़ाया था। हनी के चेहरे पर कपकपी सवार हो गई। तुमने बदला लिया, अपनी भाभी को जिंदा जला दिया। भारती ने कहा, मैं चाहती थी वह घर छोड़ दे, तुम और बच्चे मेरे साथ रहो। ये सब सोचते हुए मैंने विंध्या को रास्ते से हटाने का मौका ढूंढ लिया था, लेकिन ये तब भी बच गई। तुम तो मुझे हमेशा अच्छा कहते थे, लेकिन ये हर समय मुझे बुरा कहती थी।
मुझे इससे नफरत हो गई थी। मैं हर जगह अपनी तारीफ चाहती थी, लेकिन ये हर जगह आईना खोलकर रख देती थी। उस दिन उसने खाना बांधा। अपने परिवार वालों को मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं चाहती थी कि मुझसे पूछे, लेकिन उसने बिना पूछे अपने परिवार वालों को खाना बांध दिया। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मैं इसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, ताकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर हो और मेरी तारीफ हर जगह करो और मेरे एहसान के तले दबे रहो। यह हमेशा सच्चा आईना दिखा देती थी। इसने भी अपने भाई की उस दिन मदद की थी। मेरे तन बदन में आग लग गई थी, लेकिन दिव्या ने उस दिन भी आईना दिखाया था। तुम्हें नजर नहीं आया था। ये सारी बातें हमें सुनता बिल्कुल सुन हो गया था। हमें बिल्कुल गुस्से में हो गया था और कहा, दीदी तुम मेरी नजरों के सामने से चली जाओ। मैंने तुम्हें अपनी माँ माना, लेकिन तुमने मेरे साथ गद्दारी की। हर वक्त दिव्या आईना दिखाती थी, लेकिन मैं ही नहीं देख पाया था। मैं उसे हमेशा गलत समझता था, लेकिन दिव्या दिल की बुरी नहीं थी। मेरी आप बीती सुनाने का मतलब यही था। जिस घर में नंद और बड़े भाई का राज होता है, उस घर की बहू का बहुत बुरा हाल होता है। और उस पति को चाहिए वो अपनी पत्नी की कही गई हर बारीक चीज पर ध्यान दे, उसे समझे। यकीन मानो, जो पति अपनी बीवी की बातों को दिल से और गंभीरता से सुनता है, उसके जिंदगी में कभी ऐसा सामना नहीं करना पड़ता। जब पत्नी का पति उसके पीछे हो, तो दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जहाँ ऐसे पति होते हैं, छोटी छोटी बात मानकर अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं, उन्हें घर से बाहर निकालते हैं, उनका घर कभी नहीं बसता। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और समय बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।